नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हलदार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हलदार जी ने अपने जीवन के उन संघर्षों को बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से वह विषम परिस्थितियों में भी अपने साहस, धैर्य, धीरज के माध्यम से उस विषम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए समाज में अपनी एक नई पहचान बनाने का प्रयास करती हैं। साथ ही साथ वह यह भी मानव समाज को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। हमें कभी भी जीवन में आए हुए जो समस्याएं होती हैं, जो जीवन में आए हुए जो कठिनाइयाँ होती हैं, विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उससे हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति का जो चिंतन की जो शैली होती है और वह ज़्यादा विकसित होती है और उस विषम परिस्थितियों में व्यक्ति अपने नई चीज़ों को और बड़े बारीकी ढंग से ढूंढने का प्रयास करता है। साथ ही साथ समस्याओं से निकलने का भी उसके अंदर एक अजीब तरह का साहस का संचार होता है और उसी साहस, उसी धैर्य के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए सभी परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी अपने जीवन में आए हुए जो समस्याएं होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। न कि समाज में हम देखते हैं दूसरी महिलाओं को प्रेरणा देने का प्रयास करती हैं कि समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो जीवन में आई हुई समस्या का मुकाबला न करके वह यह समझती हैं जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं, इसलिए जीवन को ही वह समाप्त करने का प्रयास करती हैं और इस तरह से वह आत्महत्या जैसी चीज़ें जो सामाजिक दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, उसको वह लोग अपने जीवन में अपनाती हैं, जिससे वह अपने जीवन के उन सभी समस्याओं से वह निकलने का आत्महत्या जैसा मार्ग अपनाते थे। ऐसे मार्ग को बेबी हलदार जी स्वीकार नहीं करती हैं। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि यह मार्ग सही नहीं है। समस्या है, जीवन है तो समस्या है, तो फिर जीवन की समस्याओं से हमें किसी न किसी प्रकार की निकलने का कोई न कोई मार्ग जरूर होगा, रास्ता होगा। हमें कुछ समय का भी इंतज़ार करना चाहिए कि कहीं न कहीं वह समय भी हमें कोई न कोई मार्ग पर लाके खड़ा कर देता है, जिससे अपने जीवन में आए हुई समस्याओं से निकलते हैं। आइए देखा जाए कि सुनीति के न रहने से पार्क में मेरा मन नहीं लगता। सुनीति नाम की जो बंगाली 20-22 साल की युवती थी, वह भी लोगों के घरों में काम करती थी। उसके काम करने का उसका भी पारिवारिक दुख ही था, क्योंकि उसके माता पिता काफ़ी बचपन में मर गए थे और इस तरह से सुनीति की माँ सुनीति को जन्म देते समय ही मर गई थी और 1 साल के बाद उसके पिताजी भी मर गए। उसकी दादी माँ उसके मामा के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ था और इस तरह से वह भी इस लाचारी और बेहोशी दुनिया में अपने अस्तित्व को, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों के घरों का जूठा बर्तन, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना इत्यादि काम वो भी करना शुरू करती है। इस तरह से पार्क में बेबी हलदार से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकातों के माध्यम से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि दोनों के जीवन में एक ही जैसा काम था और दोनों अपने जीवन में वह काम करने के लिए इसलिए मजबूर थे क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं था, अर्थात वह समाज में वे बेसहारों की तरह जीवन जीते थे। इसीलिए जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम धंधे की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से ये लोग भी उसी तरह का काम ढूंढते हैं और करते हैं। देखिए, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, जितना समय वहाँ बिताती थी अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। सुनीति के चले जाने के बाद पार्क में भी मेरा मन अब नहीं लग रहा था। जितना समय मैं पार्क में व्यतीत करती थी अब वही समय मैं अपने लिखने पढ़ने में भी व्यतीत करने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। जितना मैं लिख चुकी थी तातुस से फोटोकॉपी करा के अपने बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था।
तातुस हठात एक दिन मुझसे बोले, तातुस हठात अचानक एक दिन मुझसे बोले, बेबे तुम्हारा चिट्ठी आई है, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो गई। उनकी ओर देखती रही और उनकी तरफ मैं देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी, मुझे चिट्ठी भेजने वाला कौन? मेरी जान पहचान का कौन? कोई नहीं, तुम्हारा। तो उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके किसी एक बंधु के द्वारा भेजी गई है। मैंने कहा सुनाइए। मैंने कहा सुनाइए न, सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा। तातुस मुझसे कहे थोड़ा बैठ जाओ। मैं बैठ गई। फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। फिर चिट्ठी खोले और सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता, वह लिखे थे, प्रिय बेबी, यह मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा, कि तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कितना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा, इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, तुम बहुत अच्छी लेखनी कर रही हो। तुम्हारे तातुस ने सचमुच में एक हीरा खोज निकाला है और ऐसा लगता है तुम्हारे तातुस ने सचमुच में तुम्हें एक हीरे के रूप में खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता, कि तुम्हें मैं बांग्ला भाषा में अपने विचार नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। कहते हैं मैं बांग्ला तो पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती? तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए मैं बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह संभव नहीं। लेकिन उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के कारण अब मैं संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो। तातुस के पास से बांग्ला अभिधान अर्थात शब्दकोश, अभिधान मतलब शब्दकोश, कहें कुछ किताबें और पढ़ो और तातुस के पास जो अभिधान है, बांग्ला भाषा की शब्दकोश है, लेकर रोज उसे पलटा करो, रोज देखा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। तुम्हारे बारे में मुझे जानने बड़ी इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी ये डायरी पढ़ी है, वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं, सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। और मेरे एक बंधु ने कहा है और कहते हैं कि जितने लोगों ने तुम्हारी ये किताब पढ़ी है, सभी लोग उस लेखनी को एक चमत्कार मानते हैं। और फिर मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे। तुम्हारी जो डायरी है, जो तुम्हारी आत्मकथा है, उसको वह किसी पत्रिका में छपवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। कहते हैं लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें सीखने को भेजा है। कहते हैं कि यह कभी मत भूलना कि भगवान ने तुम्हें इस पृथ्वी पर सीखने के लिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैं उनकी चिट्ठी सुनी तो मैं अवाक रह गई। मैंने सोचा ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, कि ऐसा मैंने चिट्ठी में क्या लिख दिया कि उन लोगों को ये चिट्ठी बहुत अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूले इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। इतना मैं गलत लिखता हूँ कि इसका कोई ठिकाना भी। इस तरह से फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों।
मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा। तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। कहें कि वह तुम नहीं अभी समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच में नहीं समझती। वह कहें कि मैं तो सचमुच में नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे। वह कहती, मुझे तो भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी। फिर लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, तुम इत्मीनान के साथ अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। बस जब भी जैसे समय मिले खाली, तुम लिखना शुरू कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाए और इस तरह से उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाए और इस तरह से दिमाग में घुस जाए। तातुस की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। तातुस की बात मैं अनसुनी नहीं करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में निकलने को कुछ और था ही नहीं, जैसे मुझे घर में निकलने से कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा तो थे। कहते हैं घर में अर्जुन दा थे, रमण दा थे, सुखदीप दा थे, तो थे ही। उनके बंधु सुमित दा भी आ गए थे, रजत दा भी आ गए थे, राहुल दा का भी आना जाना ही लगा रहता था और इस तरह से ये लोग भी आते जाते रहते थे। वे सब भी मुझे बहुत चाहते थे, वे सब भी मुझे बहुत चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा व्यवहार करते थे और मेरे साथ तातुस जैसा व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कापी लेकर कैसे बैठ सकती थी और इस तरह से लोगों का खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कापी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुस की बात मैंने मान ली और दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई। एक कांड घट गया, एक हमारे घर में घटना घट गई। रमलदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। रमलदा काम पर से जब लौटे उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर वह खाने बैठ गया और इस तरह से वह खाना खाने बैठ गए। खाली प्लेट में कोई गंदगी न पड़ या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसीलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। इसी मैंने प्लेट को उल्टा करके रख दिया था। भूख के मारे रमलदा ने उसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली और सब सब्जियां उसी उल्टी प्लेट पर ले ली। उन सब्जियों में से गली तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे रोटी लेकर शुरू किया तो देखा कि तरी जो है प्लेट से नीचे गिरी जा रही थी। वह खाना छोड़ा आवाज हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच कर खूब हंसने लगा, खूब हंस रहा है। मैंने तातुस से पूछा, रमलदा किसके साथ बातें करके हंस रहा है। तातुस बोले, और कौन है वहाँ। मैंने कहा, तो कोई है नहीं उस कमरे में। तो इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा रमलदा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमलदा। वह कुछ न कहा, बस हंसता रहा। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। वो दिखाया, देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने पर रमलदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में एक खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे, वह भी उसकी क्रियाकलाप को सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे वह लोगों को हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थमी नहीं रही थी।
यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी कि खाली हंसने से ही सब हो जाएगा? मेरी बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। क्या तुम उसका जवाब नहीं दोगी? नहीं देना होगा? मैंने कहा चिट्ठी उट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन देखना लिखते ही लिखते सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी कभी चिट्ठी विट्ठी लिखती नहीं, वैसे लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पर, दूसरे के लिए प्रेम पर। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं, इसका भी तो कोई ठोर ठिकाना नहीं। मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, यह तुम्हें सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखो कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, वह मुझसे उम्र में 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस ने, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने पर का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, पर चिट्ठी लिखने का तो सिर पैर मैं जानती नहीं थी। फिर जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी में जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, कई दिन पहले मुझे मिली थी। क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ किताबों के बाजार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी सारा बाजार उठा के तुम्हारे पास भेज दूँ कि बांग्ला भाषा की जहाँ किताब बिकती है उस बाजार में मैं गया था, सोचा सभी किताबें लेके तुम्हें भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया है, जानकर बहुत खुशी हुई। अरे यह जानकर बहुत खुशी हुई, तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता है का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्ण देवी का पाकिट खाचार पाक कैसा लग रहा है। तुम्हारे तातुस जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी छिपे लिखती थी जब सारे लोग छिप जाते थे। फिर एक आशापूर्ण नाम की लेखिका का भी उल्लेख किया गया चिट्ठी में कि जो वह भी यही काम करती थी, घर के काम निपटाकर जब सभी लोग सो जाते थे तो वह अपनी लिखना शुरू करती थी और अपनी लेखनी के माध्यम से आज वह बांग्ला साहित्य में उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। तो कहने का तात्पर्य कि तातुस के जो बड़े बंधु हैं वह लेखिका के उत्साह को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जब व्यक्ति चाहे तभी लिख सकता है।